चुनाव तो जनता ने तय कर दिया, विद्यालयों का कायाकल्प करवा दिया। इन लोगों ने ऐसा किया था, आपने देखा उनके घर पे बुलडोजर भी चला, उनको सजा भी हुई। इस बार जब 24 की सरकार आएगी तो जनता को बहुत कुछ ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा जो आम जनता के हित में होगा। उसके लिए हमारी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है इसी लोकसभा चुनाव के बाद। नमस्कार, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार रावत है। मैं भारतीय जनता पार्टी लखनऊ जनपद का पूर्व जिले का महामंत्री हूं और वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र अनुसूचित मोर्चे का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूं। तो वीरेंद्र जी, ये बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध है, जो कि प्रदेश में और केंद्र दोनों में सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार में कौन आने वाला है और कितने सीटें आप लोग जीतने वाले हैं? देखिए, चुनाव तो जनता ने तय कर दिया है। चुनाव पूरी तरीके से जनता जनार्दन, जो मतदाता भाग्य विधाता है, उसने तय कर दिया है कि मोदी जी ने जो देश का नेतृत्व किया और राष्ट्रीय स्तर पे जो भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय राजनाथ जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, सभी हमारे पास नेता भी हैं, नियत भी है और नीति भी है। अन्य दलों के पास ऐसा कुछ है। अच्छा, ये बताइए, आपने अभी जो केंद्रीय स्तर के जो अधिकारियों के नाम, मंत्रियों के नाम और प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, लेकिन जो आपके मोहनलालगंज क्षेत्र ये जो है, यहाँ के जो सांसद हैं आपके कौशल किशोर जी, इनका आपने नाम नहीं लिया उसमें? मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो हमारे प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी का नाम तो अपने सीनियर लीडरों, ऐसा तो नहीं कि केवल मोदी जी के नाम पे जीता जा रहा है। नहीं, मेरे प्रत्याशी की मैं खास अहमियत बता दूं। माननीय कौशल किशोर जी यहाँ से 2 बार सांसद रहे और 1 बार केंद्र में मिनिस्टर, सभी लोग जानते हैं, शहरी आवासन मंत्री। लेकिन उनका जो पब्लिक से रिलेशन है मोहनलालगंज से, उनका सरलता से, सुगमता से जो पब्लिक से वो मिलते हैं, मैं तो दावा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जितनी भीड़ उनके दरवाजे लगती। मोहनलालगंज क्षेत्र में उनके क्या उल्लेखनीय कार्य बताएं? उनका एक हमारे यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा था जो विपक्ष ने उठा रखा था, गंगागंज नगराम रोड, और उसको सपा सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में डालने का काम किया था। उसको माननीय मंत्री जी ने यहाँ से लोक निर्माण मंत्री अपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी थे, पूरी तरीके से बात करके उस रोड को बनवाने काम किया। और उस रोड से, इसके अलावा, रोड के अलावा उसके बाद मैं आपको बता, शिक्षा स्वास्थ्य में बताएं। शिक्षा स्वास्थ्य में बहुत से काम, विद्यालयों का कायाकल्प करवा दिया। हर विद्यालय आज टाइल से लैस है, हर बच्चे अपनी बेंचों पे बैठ रहे हैं, उनको एक उत्तम व्यवस्था भोजन करने की है। हर विद्यालय, क्या हर प्राथमिक विद्यालय में बेंच की सुविधा में दे दी गई है? देखिए, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 19-20 होगा, उसको भी माननीय मंत्री जी पूरा ध्यान दें। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं, शिक्षा के बारे में आपके क्षेत्र के लोगों का कहना है कि प्राइवेट, सरकारी शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है और प्राइवेट शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है जो उनकी पहुंच के बाहर है। देखिए, कहने का जो लोगों की मानसिकता है कि प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों को भेजना, वो कहीं ना कहीं सरकार दूर कर रही है। और प्राथमिक विद्यालय के बच्चा पढ़ा हुआ, इस तरह हमारे तो बेसिक शिक्षा। आपको नहीं लगता कि प्राइवेट एजुकेशन जो है, इवन जो शहर के भी रिच लोग हैं, उनकी पहुंच से बाहर होती जा रही है? नहीं, उसको कोई कैसे, उस पर भी सरकार लगाम लगाने का काम कर रही है। अच्छा, ये बताइए, जो स्वास्थ्य है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, जिसमें आयुष्मान की भी एक सुविधा की गई है, इसके अलावा गांव के स्तर पे एएनएम होती है और 6000 की आबादी पे आयुष्मान स्वास्थ्य मंदिर की एक बात रखी गई है एनएचएम द्वारा। क्या इस तरीके के यहाँ पे कुछ है? जी हाँ, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। अब जैसे आयुष्मान भारत को ले लीजिए, गांव का प्रत्येक व्यक्ति उसका, मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ। मैंने 2 लोगों का ऑपरेशन कराया अपने गांव में और वो जीवित हैं, उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। मैं खुद भुगत, इतनी अच्छी योजना। अभी आपके इसी क्षेत्र में हम लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा आशा बहु महीने 2 महीने में कभी एक बार आती है और आयुष्मान स्वास्थ्य मंदिर के बारे में उन्हें कोई पता नहीं है। और जो आपका सीएचसी है, उसमें सीधे उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया जाता है। देखिए, जैसे आशा बहू को उन्होंने गलत कहा। आशा बहू तो आपके गांव की है, आपकी बहू है, आपकी बेटी है, कैसे आपने कह दिया वो महीने में आती है? जब आपके घर के बगल में रहती है तो
तो कोई हजरतगंज से लखनऊ से यहाँ गाँव थोड़ा है। लेकिन ये सभी ने एक मत होके कहा, महिला पुरुष हमसे, कि जितने भी लोग गए CSC में सबको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर दिया। नहीं, वो जब क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैं जानता हूँ कि ये असाध्य रोग है, असाध्य ऑपरेशन में नहीं कर सकता, तो किसी की जान लेना तो उचित नहीं। अच्छा, ये बताइए, कृषि के संबंध में दो मुख्य समस्याएं आई। एक समस्या आई MSP का जो समर्थन मूल्य है वो ना मिलना, और दूसरा है कि वो सही बाजार ना मिलना। किसानों का सबसे बड़ा दर्द, आप भी खेती के बैकग्राउंड होगा आपका, तो उनका दो जो सबसे बड़े किसानों के दर्द हैं, एक तो उसको समर्थन ना मिलना, उस पर जो बिचौलिए आते हैं, और दूसरी चीज़ जो वो उत्पाद उगाता है, जिस पे 6 महीने 8 जो भी जितने समय की भी वो फसल है, जिसमें वो हर तरीके की रिस्क लेता है, उसके बाद उसको केवल ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो समर्थन मूल्य मिलता है, लेकिन जो पूंजीपति है उसी से प्रोडक्ट बना के उसको ना जाने कितने गुना पे बेचता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस पर सरकार ने कुछ किया? देखिए, रह गई MSP के, तो अभी अगर रेट मूल्य अर्थ देख लीजिए तो हमारी सरकार से अच्छा किसी ने दिया नहीं। और रह गया कि मतलब जो रेट की बात नहीं हो रही, रेट मिलने की बात हो रही कि किसान तक वो रेट पहुंच पा रहा है कि नहीं? नहीं, अवश्य धरातल पे है, देखने को मिल रहा है। दूसरा जो बाजार की बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए, बाज़ार जैसे हमारे मंडी स्थलों को इस बार धान क्रय केंद्र, गेहूं क्रय केंद्र बनाया गया। वहां आम तौर से किसान जाता था, और बिचौलियों का जो आपने नाम लिया, मोदी जी ने पारदर्शिता उसमें ला दी। स्वयं आपका खाता लगेगा, आपके क्रेडिट डेबिट आपके अकाउंट से होगा, कोई उसमें 2 पैसे। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा रखा गया है यहाँ पे आपके गांव संबंधित क्षेत्र में, और भी जगह ये बात आ रही है कि जो गांव के युवा हैं या शहर के युवाओं कोई भी हों, वो निरंतर पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग में पैसा देते हैं, उसके बाद फॉर्म भरते हैं, उसमें पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद परीक्षा केंद्रों में दूर दूर जाते हैं, कुछ शहर से दूर भी जाते हैं, अपने तो किसी दूसरी जगह जाते हैं, और उतना सब करने के बाद परीक्षा पेपर लीक हो जाता है और वो कहीं के नहीं रहते। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उस पर सरकार गहनता से काम कर रही है। और जो पेपर लीक होने की बात कही, आपने अच्छा सवाल किया, उस पर भी टीम गठित हुई, उस पर काम है। और वो जो परीक्षा रद्द हुई, उसको पूर्ण रूप से उसी खर्च पे बच्चों को दोबारा परीक्षा दिलाई जाएगी और पार दिया, क्योंकि मोदी जी और योगी, वो तो फॉर्म का आपने कर दिया एडजस्टमेंट, लेकिन जो बच्चा बेचारा दूर दूर से अपने माता पिता अभिभावकों के साथ दूर जा रहा है, उसका जो खर्चा होता है, इसके अलावा उसका जो समय का हर्जाना है, जो सबसे मूल्यवान है चीज़, उसका क्या करेंगे सरकार? देखिए, समय को और खर्च को बचाने के लिए उसकी भी योजना सरकार बना रही है। क्योंकि हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं, 20 साल से देख रहे हैं, 30 साल से देख रहे हैं, ये एक निरंतर सिलसिला चला आ रहा है कि पेपर लीक कर दिए जाते हैं, कोई भी सरकार इसमें सॉलिड काम नहीं कर पाई है। तो आपको लगता है कि इसमें सरकार को कोई कड़ा नियम लाना चाहिए जिससे कि इस तरह की चीज़ को रोका जा सके? उन्होंने SIT की जांच भी बैठाई, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, जिन लोगों ने ऐसा किया था, आपने देखा उनके घर पे बुलडोजर भी चला, उनको सजा भी हुई है। ऐसा नहीं, ये पहली सरकार जिसने सख्त कार्रवाई की है। तो आपको लगता है कि सरकार सख्त कदम उठा रही है? जरूर, सुशासन के लिए तो योगी जी का नाम पूरे भारत। लेकिन इसके अलावा आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार को, केंद्र सरकार को, चूंकि ये केंद्र सरकार का चुनाव हो रहा है, कुछ ऐसे प्रावधान, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में ऐसा चेंज लाना चाहिए जिससे कि इस चीज़ को जड़ से समाप्त किया जा सके? नहीं, उसकी विस्तृत रूप से मोदी जी योजना बना रहे हैं। और इस बार मैं कहता हूँ, इस बार जब 24 की सरकार आएगी तो जनता को बहुत कुछ ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा जो आम जनता के हित में होगा, नौजवानों के हित में होगा। इसके अलावा जो युवाओं का, और ख़ास तौर से जो माता पिता हैं, उनका जो एक सबसे बड़ा दर्द है, जो हमने अभी पहले भी रखा, शिक्षा। जब बच्चे मान लिए जो 8वां कर लिया उन्होंने आपके प्राथमिक विद्यालय से, उच्च प्राथमिक विद्यालय, उसके बाद जब वो 9वां 10वां 11वां 12वां अगर वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करना जाने चाहते हैं और प्राइवेट स्कूल जाते हैं इसके, या फिर कॉलेज के लिए आगे की पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट स्कूल जहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई है वो बेलगाम हो गए हैं। वो फीस, ड्रेस, हर चीज़ के लिए अभिभावकों को बाध्य कर रहे हैं, और इस संबंध में सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, ये सबको पता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके लिए मोदी जी नई शिक्षा नीति जो लागू करने जा रहे हैं, उसके लिए एक नीति भी बन रही। आगे से इन प्राइवेटेशन को उस पर लगाम दिया जाएगा कि उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, और बच्चों को जो सरकारी कॉलेजेस हैं और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वही जैसे हमारे
समाज कल्याण से। मैं आपको बताना चाहूँगा, ईश्वर में माननीय मंत्री असीम अरुण जी हैं, उन्होंने अपनी एक निजी कोचिंग क्लासेस समाज कल्याण शुरू की और वहाँ से लगभग 20 बच्चों का सिलेक्शन इसी चुनाव के पहले अभी हुआ, अच्छे पदों पे हुआ। अच्छी बात है, लेकिन ये आपने केवल एक केंद्र की बात की, लेकिन अगर हम प्रदेश स्तर की और राज्य स्तर की बात करेंगे जहाँ की हजारों लाखों ऐसे केंद्र चाहिए, तो उसके कौन काम करेगा? नहीं, वो तो समाज कल्याण पूरे उत्तर प्रदेश का है ना, वो एक जिला एक। आपने असीम अरुण जी का उदाहरण दिया। हाँ, वो इसलिए उदाहरण दिया क्योंकि उन्हीं की मानसिकता से पूरे उत्तर प्रदेश में कोचिंग क्लासेस चलाए जाएंगे, आगे बढ़ेगा। आपको लगता है सरकारी कोचिंग कुछ अच्छा कार्य कर पाएगी? अवश्य कर पाएगी। सरकारी स्कूलों के जो अब तक कलेक्टर, पीसीएस, आईएएस बने हैं लोग, कक्षा 8 और 5 तो पहले बने, आजकल तो कोई भी अधिकारी, इवन शिक्षक भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं भेजता। आपने देखा इस समय जो प्राइमरी, अपर प्राइमरी हैं, वहाँ आप देखिए बच्चों को हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को देश विदेश की जानकारियाँ दे। फिर वहाँ के शिक्षक क्यों नहीं पढ़ाते हैं? मेरा खुद का जो विद्यालय है उसमें कंप्यूटर प्रोजेक्ट लगा है, उसमें अपने आई केयर इंडिया के साथी हैं, उनसे आप चर्चा करिए। मीसा विद्यालय देखिए कितना सुंदर बना। ऐसा नहीं है, जब एक सोच सरकार ने पैदा की है तो हम सभी सरकार के साथ चल के गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए कटिबद्ध हैं हमारी सरकार। तो आपको लगता है कि अगर मोदी जी आते हैं फिर से 2024 में, तो ये सरकार देश के लिए, प्रदेश के लिए और यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य करेगी? मोदी जी का एक विजन है, आत्मनिर्भर बनाना भारत, स्वच्छ भारत बनाना, सुंदर भारत बनाना और विश्व गुरु भारत को बनाना। और उस विजन के साथ इस देश का हर नागरिक, नौजवान, किसान, वृद्ध, बूढ़ा सभी मोदी जी के साथ हैं। और अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, चूँकि आप इस क्षेत्र को जो है, आप यहाँ के एक प्रकार से प्रतिनिधि के रूप में भी हैं और आप यहाँ की जनता की अगुवाई करते हैं, तो मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से जो कौशल किशोर जी हैं, उनसे आपकी आने वाले, अगर वो जीतते हैं तो क्या अपेक्षाएँ होंगी कि वो सबसे पहले जो 100 डेज़ का एजेंडा है मोदी जी का, उसमें क्या करना करेंगे यहाँ के लिए? देखिए, मंत्री जी ने बहुत कुछ, सबसे पहले तो मंत्री जी ने ये सोच रखा है, ये मोहनलालगंज एरिया में एक इंडस्ट्रियल एरिया के लिए एक फैक्ट्री लगवाना जहां हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। ऐसा मंत्री जी ने जगह भी चिन्हित कर लिया और माननीय लोकप्रिय विधायक अमरेश रावत जी हैं, आप दोनों लोगों ने बैठ के इसकी चर्चा की है। और ये आने वाले 24 में जब हमारी सरकार बन के आएगी तो पहला काम तो हम लोग यही करेंगे, जिससे हज़ारों युवाओं को। शिक्षा स्वास्थ्य में क्या काम करने का है? शिक्षा स्वास्थ्य में ये है कि स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय से बात करके और जो अपने सीएससी हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा और डॉक्टरों की तैनाती करना, रात्रि में और व्यवस्थाएं बढ़ाना और इतनी व्यवस्था बढ़ा देना कि ज़्यादा से ज़्यादा केस। प्राइवेट स्कूल में बढ़ती फीस पे अंकुश के बारे में अवश्य उसके लिए हमारी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है इसी लोकसभा चुनाव के बाद, और वो खाका तैयार हो चुके, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य ही जीवन की आधार है, उसको आधार मान के मंत्री जी काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।